हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आकांक्ष सुमन हियर। वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हमने क्या देखा था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में देखा, जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हमने एनर्जी इंटरेक्शंस की बात करी। मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की खुद की एनर्जी होती है, लेकिन अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना है एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको या तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी या वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शंस इज इन द टू फॉर्म्स, इट मे बी हीट ट्रांसफर, इट मे बी वर्क ट्रांसफर। तो तीन चीज़ें होगी, एक हीट हो गया, एक वर्क हो गया, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने अभी तक इन तीनों टर्म्स में एक रिलेशन नहीं बनाया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि ये टोटल एनर्जी, हीट और वर्क आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जूल नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक आधार है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो एक्सपेरिमेंट जूल ने किया है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को उन्होंने इंसुलेटेड किया। भाई ध्यान से समझना, इस कंटेनर को उन्होंने इंसुलेट किया। इंसुलेट का मतलब होता है कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम द बाउंड्री। तो यहाँ पर वाटर फिल कर दिया उन्होंने, इस पूरे इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इस वाटर का टेम्परेचर T1 है। इनिशियल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, दैट इज T1। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T1 है। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर T1। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि एक पुली के जरिए एक तरफ उन्होंने मास लटका दिया जिसका M, ठीक है ना, ये M मास है, और दूसरी तरफ उन्होंने पेडल व्हील लगा दिया। पेडल व्हील मतलब जो रोटेट करता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर मास या या कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाता है, सपोज मास यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। भाई ठीक है ना, अगर आप इसका यहाँ रेफरेंस लेवल मान लेते हो तो ये अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी पर था, ठीक है, लेकिन जब आपने इसको नीचे लाया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आया। तो ये जो पोटेंशियल है चेंज हुई, ये क्या करेगा, ये व्हील रोटेट कर जाएगा। ठीक है ना, जैसे एम नीचे आएगा ये व्हील रोटेट कर जाएगा, और जैसे ही ये व्हील पेडल व्हील रोटेट करेगा, यहाँ पे वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई आप फील करके देखो ना, कोई चीज़ रोटेट कर रही है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन देयर विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाइब्रेशन होने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। आप फील कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ के मान लो कि टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है ना। अब सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो गया, पहले था T1, लेकिन जैसे ही हमने पेडल व्हील को रोटेट कराया तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा वाइब्रेशन की वजह से। सो मान लो कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी T1 है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर यानी कि वाटर का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो देखिए अब इसने क्या करा कि इस ऊपर के इंसुलेशंस को हटा दिया और एक कंटेनर लिया जिसमें इसने ऊपर के इंसुलेशन को हटा दिया। तो जब ऊपर के इंसुलेशंस को हटा देगा तो जाहिर सी बात है कि हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। भाई इंसुलेशन ऊपर का हट गया, तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ था हमारा, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर अब कितना हो गया था, T2। फाइनल टेम्परेचर कितना था, T2। तो अब ये T2 टेम्परेचर पे है, लेकिन सराउंडिंग अभी भी T1 पर ही है, सराउंडिंग तो उस पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ये अभी पेडल व्हील यही है, ठीक है ना। सो यहाँ देखो, ये हम लेकर आए थे मास को यहाँ पर, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं, ये बताओ। भाई हीट ट्रांसफर इज बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो चुका है। तो इसलिए अगर सिस्टम को वापस से अपने T1 टेम्परेचर पर आना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सराउंडिंग में हीट का रिजेक्शन होना पड़ेगा। भाई ठीक है ना, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है ना, सिस्टम और सराउंडिंग में। तो अगर आप इसको वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाना चाह रहे हो तो यहाँ से हीट का रिजेक्शन तो होगा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जूल ने यह कहा कि अगर आप साइकिल की बात करो तो यहाँ पर उसने क्या करा, 1 से 2 तक आने के लिए, T1 से T2 तक आने के लिए उसने वर्क प्रोवाइड किया। यहाँ पर क्या जा रहा था, वर्क ही तो जा रहा था ना पुली से, दैट इज अ वर्क। काइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमको क्या मिला, वर्क। यहाँ पे हमने सिस्टम पे वर्क किया, लेकिन यहाँ पर
2 से 1, यानी कि वापस से इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हीट का ट्रांसफर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, भाई साइकिल ही तो था ना ये, फॉर द साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। भाई मैं लिख सकता हूँ या नहीं? भाई यही तो आपने देखा ना, एक बार तो आपने वर्क ट्रांसफर करा, ठीक है ना, फिर वापस से इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए आपने हीट ट्रांसफर करा। तो एक साइकिल के लिए नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो जूल का स्टेटमेंट क्या लिखा, देखो यहां पे जूल का स्टेटमेंट देखते हैं अपन। जूल एक्सपेरिमेंट, जूल एक्सपेरिमेंट, ये तो हमारा जूल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। एजम्पशंस क्या क्या थे, देखिए एजम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज सिस्टम, भाई देखिए क्लोज सिस्टम एजम्पशंस क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि क्लोज सिस्टम में मैंने आपको ये बताया है कि देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, देयर इज नो मास ट्रांसफर इन द क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एजम्पशंस पहला क्या है हमारा, क्लोज सिस्टम, ठीक है। सेकेंड एजम्पशंस क्या होगा, फॉर द साइकिल, भाई साइकिल ही तो था ना ये पूरा। सो फॉर अ साइकिल, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ये दूसरा एजम्पशंस था। और तीसरा एजम्पशंस था वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल साइकिल। तो कौन कौन से एजम्पशंस थे इस प्रोसेस के लिए, वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, एंड द सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, एंड द थर्ड इज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 3 एजम्पशंस थे जूल एक्सपेरिमेंट के। तो इन 3 एजम्पशंस के बेसिस पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद उसने अपने को एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जूल। अब बोलो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर द क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। सिंपल सा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द क्लोज सिस्टम, फॉर अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मतलब देर इज नो एनर्जी, देर इज नो मास ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल, अंडरगोइंग अ साइकिल, अंडरगोइंग अ साइकिल, ये सिर्फ साइकिल के लिए है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। भाई ये स्टेटमेंट किसने दिया, जूल ने। नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो यहां से मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको मैथमेटिकली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक इंटीग्रल लगा दूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर द साइकिल डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमको जूल ने दिया, दिस इज वैलिड फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से हमारा एक रिलेशन आया डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। अब देखो अगर ये यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, नोट लिख लो यहाँ पे, मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ। अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे ये हीट इंजन है, ठीक है। कौन सा इंजन है, हीट इंजन। अगर ये लेस देन 0 हुआ, दैट इज इफ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू इज लेस देन 0 तो हम कहेंगे या तो ये पंप होगा या फिर रेफ्रिजरेटर होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस, रेफ्रिजरेटर और पंप, हीट पंप, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे, दिख रहा है ना, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि वो हीट इंजन है। अगर ये लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर मान लो कि मैंने एक हीट इंजन लिया,
जो दो सोर्सेस यानी कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर के बीच वर्क कर रहा है। सपोज आई कंसिडर हीट इंजन एंड विच इज वर्किंग बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर विच इज एट T1, और यहाँ पे जो हीट इनपुट हो रही है ना, देखो जब ये बोला जाता है कि देयर इज अ हीट इनपुट टू द इंजन, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है Q1 की, और इस Q1 की वैल्यू मैंने ले ली 50 किलो जूल। कितनी ले ली? 50 किलो जूल। ठीक है, यहाँ से सिस्टम से, इस इंजन से कुछ ना कुछ सोर्सिंग टेम्परेचर में कुछ ना कुछ एनर्जी रिजेक्ट हो रही होगी हीट के फॉर्म में, तो हमने ले लिया कि वो Q2 है 20 किलो जूल की। कितनी है? 20 किलो जूल की। तो मुझे बताओ एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल Q यानी कि नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा? 50 माइनस 20। अरे होगा या नहीं? सो फॉर अ साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इज इक्वल टू कितना है? 50 माइनस 20 यानी कि 30 किलो जूल। ठीक है ना? और यही तो हमारा क्या था? वर्क आउटपुट। अरे 50 में से 20 बचा यानी कि 30 का तो आपने क्या निकाल लिया? वर्क आउटपुट निकाल लिया ना, 30 किलो जूल। निकाला कि नहीं निकाला? तो कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल Q साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W। कितना है? कितना हो गया? 30 किलो जूल। ये 30 किलो जूल पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताओ? अरे पॉजिटिव है ना, प्लस साइन नहीं लग रहा, मतलब प्लस ही है वहां पर। तो कहने का मतलब क्या था? ये हमारा इंजन था। आगे बात समझ में आपके? तो इस तरीके से हमने एग्जांपल्स देखा और ये देखा कि जूल ने किस तरीके से अपनी एक फाउंडेशन रखी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन हमने जो यहाँ पर ये रिलेशन निकाला था ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए था। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो है ही, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है वो देखते हैं। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या निकले? तो फर्स्ट कंसिक्वेंसेस था हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शंस। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि हीट इज अ पाथ फंक्शंस, उसका रीजन भी दिया था, और लेकिन वो हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखा था चीज़ों को। लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंसिक्वेंसेस लिख देता हूँ, कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट कंसिक्वेंसेस हमारा आ जाएगा, फर्स्ट कंसिक्वेंसेस है हमारा हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शंस। क्या कंसिक्वेंसेस है? फर्स्ट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शंस। मैंने वहां पे जब आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो ये बताया था कि फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इज द हीट ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देख करके यहाँ पर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शंस। तो ये था फर्स्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रोसेस देखेंगे। सो देयर इज अ प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है 1, इसकी फाइनल कंडीशन है 2। ठीक है, हमने यहाँ से 1 से 2 तक जाने के लिए कौन सा पाथ लिया? पाथ ए। इसको मैंने नाम दे दिया पाथ ए। ठीक है, जब मैं वापस 2 से 1 पर आऊँगा तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जाहिर सी बात है साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इस पाथ को मैंने नाम दे दिया पाथ बी। लेकिन मैं 2 से 1 पर आने के लिए एक और पाथ कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो तीसरा पाथ ये है। ठीक है, और इस पाथ का मैंने नाम दे दिया पाथ सी। तो यहाँ पर 3 पाथ हो गए। जा आप ए से ही रहे हो, लेकिन आप 2 पाथ से रहे हो। एक बार आप बी से आ रहे हो, एक बार आप सी से आ रहे हो। तो देखो जूल के एक्सपेरिमेंट, जूल ने स्टेटमेंट क्या दिया था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या थी? एक फाउंडेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इनिशियल स्टेटमेंट गिवन बाय द जूल। तो ये था ग्राफ हमारा। लेकिन यहाँ पर हम जूल स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है
कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, ये जूल का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू द जूल स्टेटमेंट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसलिए जूल का स्टेट, देखिए जूल ने इनिशियल स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम इसका यूज करके ही आगे बढ़ेंगे। तो देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, यहाँ पे ये पूरा साइकिल बन रहा है, तो मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, दैट इज द फर्स्ट केस, और वो पाथ है हमारा 1a 2b1। हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है, दिस, ठीक है ना, ये बेसिक इक्वेशन है हमारी। इस पाथ के लिए हम इस इक्वेशंस को अरेंज करेंगे। तो देखो डेल क्यू दैट इज डेल क्यू 1a2 लिख दूं मैं, डेल क्यू फॉर पाथ 1a2 प्लस क्या लिखूंगा मैं, डेल क्यू 2b1 दैट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू 1a2 प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू 2b1। भाई मैंने साइक्लिक इंटीग्रल को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है ना। यहां पे देखो 1a2 2b1 एंड फॉर वर्क ट्रांसफर दैट इज 1a2 2b1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट पाथ के लिए हो गया, यानी कि फर्स्ट साइकिल के लिए। सेकंड साइकिल के लिए एक इक्वेशन बनेगी और वो पाथ होगा हमारा 1a2 c1, ठीक है ना। ये दूसरा पाथ ले लिया मैंने, यानी कि दूसरा साइकिल ले लिया। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशंस क्या बनेगी इसकी, डेल क्यू 1a2 प्लस डेल क्यू 2c1 दैट इज इक्वल टू डेल डेल डब्ल्यू 1a2 प्लस डेल डब्ल्यू 2c1 सॉरी, ठीक है ना। एक बार हम B से आए, एक बार हम C से आए, तो इस तरीके से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये इस टर्म से ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, डेल क्यू 2b1 माइनस डेल क्यू 2c1 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू 2b1 माइनस डेल डब्ल्यू 2c1। अब देखो इधर यहां पे ये जो इक्वेशन आई है इसको ध्यान से देखो, डेल क्यू 2b1 माइनस डेल क्यू 2c1 दैट इज इक्वल टू दिस, ये टर्म जीरो नहीं है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x, ठीक है ना, इसको मैंने क्या मान लिया x। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल क्यू 2b1 माइनस डेल क्यू 2c1 इज इक्वल टू x। अरे हमारे पास ये रिलेशन आया ना आखिरी में, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आया। यहां पे देखो अगर जैसे ही आपने पाथ चेंज करा, पहले आप B से गए फिर आप C से गए, तो पाथ चेंज करने में जो डिफरेंस है ना वो कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ x आ रहा है, मतलब जीरो तो नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। क्योंकि अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो ये टर्म जीरो आ जाती, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ द हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शंस, तो हमने इसको कैसे देखा कि इफ, यहां पे देखो दिस, इफ पाथ आर डिफरेंट, जैसे ही आपका पाथ डिफरेंट हो गया, इफ पाथ आर डिफरेंट, अगर पाथ डिफरेंट होगा तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं कि x विल बी पॉजिटिव। सो अगर पाथ अलग अलग है तो यहां पर वर्क ट्रांसफर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर विल बी x, ठीक है। अगर x आ रहा है तो हम कह सकते हैं
कि ये डिफरेंट होगा, यानी कि हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट। तो कहने का मतलब है कि हीट ट्रांसफर पाथ पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है ना, इसको वापस से समझ लो। देखो इधर पहले हम क्या करा, हमने एक साइकिल कंप्लीट करा, क्योंकि जूल का स्टेटमेंट साइकिल के लिए था, इसलिए हमने पहला साइकिल लिया 1A to 2B1, ठीक है। ए से गए, 2 से वापस आए, तो इसके लिए हमने जूल का स्टेटमेंट को लिखा, और वो कैसे लिखा, दिस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ठीक है ना। गए जिसके लिए, आए जिसके लिए, ठीक है। सेकेंड साइकिल के लिए हमने इक्वेशंस वापस बनाई, वो इस तरीके से इक्वेशंस बनी। जब मैंने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करा तो ये 1A2 वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। बचेगा क्या, ये यहाँ पर देखने पर हमको पता चल रहा है, चूंकि ये 2B1 है और ये 2C1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसलिए हमने देखा कि कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब पाथ चेंज होने पर हीट ट्रांसफर डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था हीट का। हमने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से हीट इज अ पाथ फंक्शन विच इज द फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, बट इन दिस केस वी हैव रिप्रेजेंटेड इट मैथमेटिकली। इसके आगे ये तो हमारा फर्स्ट कंसिक्वेंसेस था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड कंसिक्वेंसेस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि दैट एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, दैट इज हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। सेकंड कंसिक्वेंसेस हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, और वो ये है कि एनर्जी, दिस इज बी, है ना, दिस इज बी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अब देखो फिर से हम जूल के स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये हमारा सेकंड कंसिक्वेंसेस है, ठीक है ना। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करते हैं। देखो ये हमारी इक्वेशंस, इसको मैं 3 दे देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करने वाले हैं अभी हम। इक्वेशन नंबर 3 को देखो, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे देखो इक्वेशन लिख ही देता हूं मैं यहां पे। इक्वेशन 3 क्या कह रही है हमारी इक्वेशन 3, कि डेल क्यू फॉर 2B1, डेल क्यू फॉर 2B1 माइनस डेल क्यू फॉर 2C1 दैट इज इक्वल टू डेल W फॉर 2B1 माइनस डेल W फॉर 2C1। ये हमारी इक्वेशन 3 थी। अब देखो मैंने क्या करा कि इस हीट को, यानी कि 2B1 और ये 2B1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, तो मेरी क्या इक्वेशंस बनेगी नई वाली, इधर देखो, डेल क्यू 2B1 माइनस डेल W 2B1, ठीक है भाई। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और उस माइनस वाले को इधर ले आओ, तो क्या बचा, डेल क्यू फॉर 2C1 माइनस डेल W दैट इज 2C1। देखो इधर इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो। अगर मैं इस टर्म्स की बात करूं, इधर देखो, इसको फोकस करो, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर 2B1, यानी कि 2B1 एंड डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर 2C1, दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, अरे इक्वल आ रहे ना। फॉर 2B1 के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू एंड फॉर 2C1 के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू पाथ से डिपेंड नहीं कर रही। अरे ये दोनों पाथ अलग अलग है ना, एक पाथ बी है एक पाथ सी है, तो ये तो पाथ बी के लिए और पाथ सी के लिए सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है ना यहाँ, तो दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टर्म हमारी है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शंस होता है और वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव सेट दिस टर्म इज एनर्जी, इसलिए हमने इस टर्म्स को क्या बोला, एनर्जी। तो यहां से हमारी एनर्जी जनरेट हुई।
तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, सिंस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू टर्म, ये जो टर्म है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सॉरी कम्स आउट टू बी सेम, दिख रहा है ना, कम्स आउट टू बी सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ वी फॉलो, भाई जिस पाथ से हम होकर गए उससे इस टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, ये चाहे पाथ बी से जाओ चाहे पाथ सी से जाओ, दोनों ही केस में ये टर्म तो हमेशा सेम ही आएगी। तो हमने यह लिखा कि सिंस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू टर्म कम्स आउट टू बी सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ वी फॉलोज, हेंस वी path we follows hence it must represent a property। आगे बात समझ में, it must represent a property। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ये हमारी इक्वेशंस आई। अब जोर से ताली बजाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ हो गया। दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वाली इक्वेशंस में और वो जो हमने जोल्स की स्टेटमेंट में देखी थी इक्वेशंस, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये प्रोसेस के लिए और साइकिल के लिए, दोनों के लिए वैलिड है, वो सिर्फ साइकिल के लिए वैलिड थी। सो यहाँ पर मैं एजम्पशंस लिख लेता हूँ कि एजम्पशंस का मतलब क्या है कि ये इक्वेशंस किस किस केस में वैलिड है। सो एजम्पशंस इज, तो एजम्पशंस क्या क्या हो जाएंगे हमारे, अरे जल्दी बोलो एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशंस क्या है, क्लोज सिस्टम, ठीक है ना, क्लोज सिस्टम तो हमारा है ही सही। सो दैट इज द क्लोज सिस्टम। सेकंड क्या है हमारा, फॉर साइकिल एज वेल एज फॉर प्रोसेस, दिस इज वैलिड फॉर साइकिल एंड फॉर प्रोसेस बोथ, दोनों के लिए वैलिड है इक्वेशंस, फॉर प्रोसेस बोथ। एंड द थर्ड इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, एज वेल एज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे एजम्पशंस हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। आगे बात समझ में, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इक्वेशंस को अच्छे से समझ लेना आप। वैसे तो मैंने आपको इसको पूरा डिटेल में समझाया है किस तरीके से प्रूव्ड हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया फॉर साइकिल एज वेल एज फॉर प्रोसेस बोथ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात करूँ, भाई हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, भाई ये देखा था ना। तो यहाँ पे देखो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, टोटल एनर्जी को। तो टोटल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखो 4, ये देख लो पहले, डी ई इज इक्वल टू डी यू, ये इक्वेशंस फिर से लिख रहा हूं, पहले मैं आपको बता चुका हूं ये इक्वेशंस, काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं स्टेशनरी सिस्टम की बात करूं, फॉर स्टेशनरी सिस्टम, फॉर स्टेशनरी क्या जीरो होगा, अरे जल्दी बताओ, फॉर स्टेशनरी सिस्टम के लिए क्या जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर ज़ीरो एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर ज़ीरो, भाई दोनों ज़ीरो होगी। तो टोटल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है ना।
तो क्या आ गया हमारे पास, डी ई इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, इसको मैं, ये हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट हियर दैट डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए वैलिड है, अरे स्टेशनरी सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। ये assumption है यहाँ पे, जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है ना। ये स्टेशनरी सिस्टम के लिए है जब हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो उसके लिए हमारी एक नई इक्वेशन आएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन वो देखते हैं। देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में हमने देखा था, और बाउंड्री वर्क डन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं हर एक प्रोसेस के लिए, वहाँ पर एक एजम्पशन था, दैट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में कि सिस्टम्स रिमेन क्लोज टू इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, प्रोसेस इस तरीके से होता है कि सिस्टम रिमेन क्लोज टू इक्विलिब्रियम, यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सो दैट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, फॉर द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पीडीवी वर्क। ठीक है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बाउंड्री वर्क के बराबर, बाउंड्री वर्क दैट इज इक्वल टू पीडीवी वर्क। ठीक है, क्वासी स्टैटिक के लिए वर्क क्या हो गया, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू द पीडीवी दैट इज द बाउंड्री वर्क। देखो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ जाता है, जैसे अभी आपको एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 3-4 इक्वेशन जब बन जाएगी ना, तो चूंकि इनके एजम्पशंस अलग अलग है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस जनरली पूछ लेते हैं कि किस एजम्पशंस के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है। तो इसलिए ये एजम्पशन आपको याद रहने बहुत जरूरी है कि कौन सी इक्वेशंस किसके लिए वैलिड है। तो इसलिए जैसे ये क्वासी स्टैटिक के लिए हम यहाँ पे डेल डब्ल्यू को जब पीडीवी दिखेंगे तो हमारी इक्वेशंस बन जाएगी डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। तो ये किसके लिए वैलिड है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, दैट इज फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे जो डेल डब्ल्यू पीडीवी वर्क के इक्वल आया, तो जाहिर सी बात है कि डेल डब्ल्यू के और भी कई टाइप्स हो सकते हैं। इसको देखो यहाँ पे, देखो वर्क डन कई तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, स्प्रिंग वर्क भी हो सकता है, और भी कई टाइप्स के इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकते हैं, शाफ्ट वर्क हो सकता है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर वर्क को डेल डब्ल्यू को डिवाइड करा। एक हमने बाउंड्री वर्क लिया डब्ल्यू बी, ठीक है ना, दैट इज द बाउंड्री वर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीडीवी वर्क। ठीक है ना, दैट इज बाउंड्री वर्क। और बाकी हमने कंसीडर किए सारे एक तरफ, अदर वर्क, जितने भी अदर वर्क है, शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे वर्क आ जाएंगे हमारे, इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, शाफ्ट वर्क आ जाएंगे। कहने का मतलब हमने सेपरेट कर लिया बाउंड्री वर्क को। ठीक है, सो दैट इज आल्सो नोन एज पीडीवी वर्क। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई तीसरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं